ओके, सो विल कंटिन्यू वेयर वी हैव स्टॉप्ड इट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, दैट इज द स्पाइरल मॉडल। सो स्पाइरल मॉडल के अंदर हम लोगों को क्या क्या दूसरे टर्म्स दिए हुए हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज गिवन हियर इज डिस्क्रिप्शन। अब स्पाइरल अप्रोच अप्लाई कहाँ पे होता है? याद रखो, कंटिन्यूअसली कोई एक चीज़ के ऊपर आपको अगर इम्प्रूवमेंट्स करते जाना है ना, तो स्पाइरल मॉडल अप्लाई करेंगे हम लोग। जैसे मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर इन अ बी एस सी आई टी, सो इन सेम वन हम लोग क्या करेंगे, सेम वन का प्लानिंग करेंगे। बराबर है। सेम वन का आपने टाइम हम लोगों ने अलॉट किया, आपने फीस भरा, रिस्क एनालिसिस हुए, उसका प्रोटोटाइप बनाया, क्योंकि दिस आर गोइंग टू बी 6 सब्जेक्ट्स फॉर सेम वन। देन उसके हिसाब से हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन बनाया, देन उसके हिसाब से डेवलपमेंट हुआ, ये हो गया। देन जैसे ही हम लोग का सेम वन कंप्लीट हुआ, विल स्टार्ट विथ सेम टू। same scenario goes on for sem 2. Then once the sem 2 is complete, then we'll start with sem 3. So ये क्या है, हम लोग एक एक स्टेप इवेल्युएट करके देन हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। एंड रिमेम्बर, अगर सेम 1 क्लियर नहीं हुआ तो वी आर नॉट गोइंग टू सेम 2। उसकी जगह पे हम लोग कहाँ पे रहेंगे, ऑन सेम 1 इटसेल्फ। गेटिंग? या फिर सेम वन के बाद में विल कंटिन्यू विथ सेम टू, और वो दोनों अगर प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाए, देन सेम थ्री इज नॉट अलाउड, विल टेक अ ब्रेक, और उसके अंदर विल ट्राई टू फिनिश आउट दैट सेम वन एंड सेम टू ओनली। सो यू गेट इनफ टाइम इन स्पाइरल अप्रोच। आपको घाई नहीं रहता है, आपको जल्दी नहीं रहता है, आपको इनफ टाइम लेके वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना रहता है। इट्स नॉट लाइक कि ओके मुझे ये चीज़ बनाना है, जल्दी से हम लोग बना के ख़त्म करें। स्पाइरल में हम लोग डायरेक्टली बहुत टाइम तक रिव्यूज़ के ऊपर फोकस करते हैं। देखो, और वो रिव्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके रिव्यूज कैसे आ रहे हैं उसके बेस के ऊपर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आप देखो कि अगर फेसबुक अगर कहीं पे अगर स्पाइरल अप्रोच अगर फॉलो कर रहा है, तो वो क्या करेगा, ही विल डेवलप सर्टेन थिंग्स एंड देन ही विल वेट, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने बना लिया, अब इसका क्लाइंट साइड से फीडबैक कैसे आ रहा है, इवेल्युएशन कैसे हो रहा है, एंड उसके बाद में ही जस्ट कीप ऑन मेंटेनिंग, कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिहेवियर एंड हाउ क्लाइंट लाइक दैट फीचर, और उसके बाद उसमें क्या चीज़ें मिसिंग है उसके बारे में वो वापस थोड़ा सा बेसिकली प्लानिंग करेंगे, और वापस उतना डेवलपमेंट होगा। सो देखो, अगर स्पाइरल अप्रोच की अगर हम लोग बात करें, सो धीरे 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 वी ट्राई टू ऐड न्यू थिंग्स। बराबर है। सो यहाँ पे क्या बोला है, देखो आपको 4 पॉइंट्स, 4 फेजेस दिए हुए हैं। फर्स्ट फेज अगर आप देखेंगे इन, इफ आई जस्ट, ओके, सो यहाँ पे इफ यू नोटिस दिस डायग्राम, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, आपके पास डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, ऑल्टरनेटिव एंड कंडीशंस कुछ बनाने के लिए। बराबर है। और उसका टोटल कॉस्ट क्या होगा वो यहाँ पे हम लोग को पता चलेगा। देन आपने जो भी कुछ प्लानिंग किए हैं उसके बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट, आइडेंटिफाई एनी अल्टरनेटिव आर देयर, एंड उसमें रिस्क कैसे हम लोग कम कर सकते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। देन उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑपरेशनल प्रोटोटाइप लेके आएंगे, आई मीन प्रोटोटाइप लेके आएंगे। देन उसको हम लोग डेवलप करेंगे, वेरीफाई करेंगे, मतलब टेस्टिंग होगा ऑफ कोर्स, और उसके बाद वापस उसके ऊपर न्यू चेंजेस अप्लाई होंगे। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोगों ने सबसे पहले एक छोटा सा जो पार्ट था, उसका मॉड्यूल 1 था, उसका रिस्क एनालिसिस किया। बराबर है। उस पे क्या डेवलपमेंट करना है वो किया, उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया। वो बनने के बाद में हम लोगों ने उसके क्या ऑपरेशंस, क्या फंक्शंस रहेंगे उसके भी हिसाब से इवेल्युएट किया। देन उसको हम लोगों ने फिर क्या किया, ये सेम चीज़ों को हम लोगों ने अपनो हम लोग के लाइफ साइकिल में ऐड किया। देन सेकेंड मॉडल पे गया, उसका रिस्क एनालिसिस हुआ, प्रोटोटाइप, ये सेम चीज़ें जो है आप देखो, एंड उसके बाद साथ में रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन होते रहेंगे। ये चीज़ों को कैसे डेवलप करेंगे वो पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया। उसके बाद थर्ड पार्ट पे, थर्ड मॉड्यूल पे आया, उसका रिस्क एनालिसिस, उसका प्रोटोटाइप, उसके क्या मॉडल्स बनेंगे, मतलब जो आपके डिज़ाइंस बनेंगे वो क्या रहेंगे वो हम लोगों ने देखा। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पे आया, वैलिडेशन वेरिफिकेशन अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन एंड टेस्ट प्लान्स कैसे बनेंगे उसके ऊपर फोकस किया। एंड फाइनली आपका जो आउटर मोस्ट वाला जो पॉइंट है, मतलब मॉड्यूल 4 है सपोज, उसके ऊपर आए हम लोगों ने। अब यहाँ पे आके देखो, हम लोगों ने ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है या ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ योर प्रोजेक्ट,
तो उसका ऑपरेशनल प्रोटोटाइप बनेगा पूरा, जिसमें स्टार्टिंग के सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे, और उसको आप यहाँ पे अभी बेंचमार्क बताएंगे क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल सॉफ्टवेयर। और हम लोगों को बाकी हम लोग के कॉम्पिटिटर जो है वो ये टाइप का, ये लेवल का, ये क्वालिटी और ये परफॉर्मेंस के साथ में दे प्रोवाइड दे सॉफ्टवेयर। सो उसका हम लोगों ने बेंचमार्क सेट कर दिया, कौन से लेवल का क्वालिटी आपको रिक्वायर्ड है। उसका डिटेल डिजाइनिंग होगा, कोड होगा, और ये तो हम लोग के एसडीएलसी के स्टेप्स आ गए। सो दैट इज द मेन थिंग। स्पाइरल है तो आपको यहाँ पे वही दिया है। अब एसडीएलसी में हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसडीएलसी में हम लोग स्पाइरल डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सो यूसेज क्या बोला है देखो यहाँ पे, यूसेज में इट सेड दैट इट इज यूज्ड इन लार्ज एप्लीकेशन एंड सिस्टम विच बिल्ट इन स्मॉल फेजेस और सेगमेंट्स। एडवांटेजेस क्या रहेंगे, एस्टिमेशंस, बजट, ये सब जो है ये रियलिस्टिक वे में कितना होगा, आपका काम कितना हुआ है, कितना बाकी है, ये इजीली हम लोग को पता चलते आएगा। अर्ली इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेवलपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे होगा। एंड मैनेजेस रिस्क एंड डेवलप द सिस्टम इनटू स्मॉल स्मॉल फेजेस। और उसके बाद डिसएडवांटेज क्या बोला है, ये अप्रोच फॉलो करने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा है सबसे पहले तो, क्योंकि एक खत्म होने के बाद हम लोग दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरा खत्म होने के बाद तीसरे पे जा रहे हैं। तो आपको अगर मिनिमम टाइम में अगर कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट, तो वो टाइम पे ये फिजिबल या ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर फर्स्ट वाला पार्ट अगर डिले हो गया तो सेकेंड डिले होगा। जैसे मैंने क्या बोला, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर अगर डिले हो गया तो आपका थर्ड सेमेस्टर डिले हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग ड्रॉप दे देंगे वो स्टूडेंट को। तो क्या हुआ, जो टाइम पे आपका नॉर्मल कंप्लीट होना चाहिए था वो टाइम पे नहीं हुआ, तो टाइम ज़्यादा गया, कॉस्ट भी ज़्यादा गया, है ना। एंड उसके साथ में क्या होगा, एक स्पेशल स्किल्स जो है वो आपको यहाँ पे क्या है, किसके पास है, वही हम लोग देखेंगे। देन हाईली कस्टमाइज्ड ये वाला पार्ट है, एंड रीयूजेबिलिटी बहुत लिमिटेड रहता है इसमें। देन नेक्स्ट कम्स इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। तो एज वी नो, इटरेटिव इटरेटिव में क्या होता है, मल्टीपल इटरेशंस आपके चलते हैं वाटरफॉल के, इसको इटरेटिव बोलते हैं। इटरेटिव का मतलब होता है मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वाटरफॉल। सो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, इट इज डेवलप्ड टू ओवरकम द वीकनेस ऑफ वाटरफॉल, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप जब छोटे छोटे पार्ट्स जो बनाएंगे उसको डेवलप करने के लिए हम लोग वाटरफॉल अप्रोच ही फॉलो कर रहे हैं। सो मतलब क्या होगा, आप पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए वाटरफॉल अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन प्रोजेक्ट के छोटे छोटे पार्ट्स जो आप बनाएंगे उसके लिए आप अलग अलग वाटरफॉल के साइकिल फॉलो करेंगे। लाइक फर्स्ट यूनिट बनाने के लिए आपका ये एक वाटरफॉल फॉलो हो गया, उसमें आप क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन, डेवलप, वो सब आएगा। देन सेकेंड पार्ट बनाने के लिए सेकेंड वाटरफॉल फॉलो किया, थर्ड के लिए थर्ड वाटरफॉल फॉलो किया, तो ये वे में आपके बहुत सारे इटरेशंस चलेंगे ऑफ द वाटरफॉल। So it starts with initial planning and ends with development with the cyclic interaction between. Now, the basic idea behind this method is to develop a system through repetitive cycle, iterative. क्या होंगे, iterations चलेंगे, and in small portion at a time. इंक्रीमेंट होते जाएगा। इंक्रीमेंट मतलब यहाँ पे आपने एक पार्ट बनाया, उसके ऊपर सेकेंड पार्ट यहाँ पे बनेगा, उसका थर्ड पार्ट फिर यहाँ पे बनेगा, देन उसके ऊपर फोर्थ पार्ट यहाँ पे बनेगा। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं ना, नंबर ऑफ आपके जो प्रोजेक्ट में जो फंक्शंस है वो बढ़ते जाता है। सो यहाँ पे क्या है, allows software developer to take advantage of what was learned during the development of early parts or version of the software. It can consist of mini waterfall या मिनी वी शेप मॉडल्स। याद रखो, कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो छोटे छोटे पार्ट्स जो है यहाँ पे हम लोग या तो वाटरफॉल फॉलो कर सकते हैं या मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वी मॉडल भी फॉलो कर सकते हैं। गेटिंग, इट इज एज पर द कंफर्ट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेवलपर, और आपके कौन से टाइप के क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे मल्टीपल इटरेशंस कोई अलग अलग टाइप के एसडीएलसी के फॉलो कर सकते हैं। सो सपोज आई कैन से कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वाटरफॉल, मैं मल्टीपल इटरेशन फॉलो करूंगा ऑफ वी मॉडल। ओके, नेक्स्ट आपको क्या बोला है, द यूसेज, इट इज यूज्ड इन shrink wrap applications and large system which built in small phases or a segments. सो ये बेसिक आपको दिया है, लाइक यहाँ पे देखो सेम चीज दिया है, मिनिमम मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वी मॉडल। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या है, प्रोड्यूसेस बिजनेस वैल्यू अर्ली इन द डेवलपमेंट साइकिल,
एंड नेक्स्ट आपको क्या बोला है, बेटर यूसेज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज थ्रू प्रॉपर इंक्रीमेंट डेफिनेशन। मतलब वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज जो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे फॉलो करेंगे। सो वो जो स्केर्सिटी होता है रिसोर्सेज का, मतलब वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्स, और वो टाइम पे वो लिमिटेड रिसोर्स को बेस्ट वे में यूटिलाइज करने का जो वे है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। देन अगर कहीं पे कोई चेंजेस भी होता है ना, तो आप एक इटरेशन में नहीं तो दूसरे इटरेशन में आप वो सेम चेंजेस को अकोमोडेट कर सकते हो इन योर प्रोजेक्ट। सो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल। मतलब इफ देर आर कंटिन्यूअस चेंजिंग रिक्वायरमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट अगर है, तो भी आपको यहाँ पे वो इजीली पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट क्या बोला है, मोर फोकस्ड ऑन कस्टमर वैल्यू देन अ लीनियर अप्रोच, एंड इट कैन डिटेक्ट द प्रोजेक्ट इशू एंड चेंजेस अर्लियर। देन डिसएडवांटेज क्या बोला है, रिक्वायर हैवी डॉक्यूमेंटेशन, follows defined set of processes, then define increment based on functions and feature dependencies, require more customer involvement। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होगा तो फिर ये अप्रोच काम नहीं करेगा। पार्टिशनिंग द फंक्शन एंड फीचर्स माइट बी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि कहाँ पे क्या चीज़ आपको कहाँ पे कौन से इटरेशन में डालना है ये कभी कभी इजीली पता नहीं चल पाता है ना। इंटीग्रेशन बिटवीन इटरेशन कैन बी एन इशू, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में जो फंक्शन बनाया और अभी जो बना रहा हूँ वो दोनों के बीच में लिंक ही नहीं है। सो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है अभी चीजें, है ना। या ऐसा होगा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने जो फंक्शंस बनाए और अभी जो फंक्शन बनाने थे उसके जगह पे कोई दूसरे फंक्शन बनाना चालू कर दिया मैंने। सो अगेन दोनों में इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज अजाइल। अजाइल मॉडल या अजाइल प्रोसेस क्या होता है, आई होप हम लोगों को पता है। एंड नेक्स्ट थिंग, स्क्रम। स्क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपको पता रहेगा, यहाँ पे हम लोग के पास प्रोडक्ट मैनेजर होता है स्क्रम में, और उसके बाद वो जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो बेसिकली क्या करेगा, ये देखो स्क्रम अजाइल मॉडल बोला है। अजाइल मतलब डायनेमिक अप्रोच है, और वो डायनेमिक अप्रोच में हम लोग स्क्रम टाइप का जो अप्रोच है वो फॉलो करने वाले हैं। याद रखो स्क्रम, वी विल बी फॉलोइंग द स्क्रम अप्रोच। तो स्क्रम अप्रोच में बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट बैकलॉग बना दिया हम लोगों ने। मतलब एग्जैक्टली जैसे ये 1 मंथ में हम लोगों को क्या क्या चीज बनाना है वो बता दिया हम लोगों ने। उसके लिए अलग अलग टीम्स हम लोगों ने डिसाइड कर दिए, और वो जो टीम्स है उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी स्प्रिंट फॉलो करेंगे। स्प्रिंट का मतलब क्या है, स्प्रिंट फॉलो करने का मतलब है अलग अलग साइकिल्स फॉलो करेंगे। दिस इज फर्स्ट स्प्रिंट, दिस इज सेकेंड स्प्रिंट। मतलब ये फर्स्ट मेरा वाटरफॉल या वी मॉडल हो गया, ये मेरा सेकेंड वाटरफॉल या वी मॉडल हो गया। तो ऐसे मल्टीपल स्प्रिंट्स फॉलो होंगे, और ये कितने बार फॉलो होंगे, जितने आपके स्प्रिंट के बैकलॉग बने। जैसे यहाँ पे अगर 4 दिख रहे हैं तो ऐसे 4 स्प्रिंट फॉलो होंगे। तो यहाँ पे देखो ये हम लोगों ने क्या बोला है, 2 to 4 वीक में ये सारे जो स्प्रिंट है, ये सारे जो बैकलॉग्स है, ये सारे जो हम लोगों ने क्लाइंट ने आपको बताया कि ओके दिस आर द फंक्शंस विच शुड बी एडेड नाउ, ये सारे क्लाइंट ने दिए हुए प्रोडक्ट बैकलॉग है, जिसको हम लोगों ने टीम वाइज डिवाइड करके टीम को असाइन कर दिया है। और ये जो टीम है ये हर एक छोटा छोटा पार्ट बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस 4 प्रोडक्ट बैकलॉग्स, मतलब 4 पार्ट आपको प्रोजेक्ट के बनाने हैं। तो आई कैन से कि 4 स्प्रिंट चलेंगे। स्प्रिंट मतलब समथिंग विच वी ट्राई टू कंप्लीट एट द फास्टर पेस, इसको स्प्रिंट बोलते हैं। तो ऐसे 4 स्प्रिंट चलेंगे, और ये 4 स्प्रिंट के अंदर हर एक जो स्प्रिंट है वो क्या करेगा, आइदर इट विल फॉलो वाटरफॉल अप्रोच या फिर इट विल फॉलो वी मॉडल। तो ये जो मिनी वी मॉडल एंड मिनी वाटरफॉल मॉडल जो हम लोगों ने देखे, ऐसे ही वी मॉडल या वाटरफॉल मॉडल यहाँ पे भी चलेंगे, जिसमें रिक्वायरमेंट प्लानिंग आएगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग आएगा, डिजाइन आएगा, डेवलप आएगा, टेस्ट आएगा। सो दैट वी एंड विथ फर्स्ट स्प्रिंट, देन सेकेंड स्प्रिंट में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, देन थर्ड स्प्रिंट एंड फोर्थ स्प्रिंट। तो जितने भी स्प्रिंट चल हम लोग के चलेंगे वो सबके लिए ये सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो ये देखो ये साइकिल चलते रहेगा स्प्रिंट का, जितने आपके बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं उसके लिए। तो उसको हम लोगों ने प्लान किया, टीम असाइन किया, बराबर है कितने स्प्रिंट में चलेगा, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे डेली बेस पे आपने कितना काम आपका अचीव किया है, आपका डेली टारगेट क्या था। अब आप जब डेली टारगेट अगर अचीव करेंगे तो ही आप वीकली अचीव कर पाएंगे। अगर आपके डेली टारगेट्स अगर ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहे, मतलब वीकली टारगेट अचीव करना पॉसिबल नहीं रहेगा। गेटिंग। सो यहाँ पे डेली स्प्रिंट मीटिंग्स होते रहते हैं, और वो डेली स्प्रिंट मीटिंग्स में हम लोग चेक करेंगे क्योंकि आज का टास्क आपका हो गया,
बाकी है, अगर नहीं हुआ तो क्या रीजन है, ओके अगर ऑन टाइम हो गया है देन हम लोग उसको टेस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, एंड सेम वे नेक्स्ट दिन का टास्क आपका हो रहा है नहीं हो रहा है ये वेरीफाई करते जाएंगे हम लोग। सो याद रखो ये डेली स्प्रिंट है, ये कौन फॉलो करता है, स्प्रिंट मास्टर होता है ये फॉलो करता है। और उसके बाद में फाइनली जो आपका ये पार्ट बना हुआ है वो एक एक हम लोग क्लाइंट को डिलीवर करते जाएंगे, दैट इज द फिनिश प्रोडक्ट। सो आई होप ये जो स्क्रम वाला मैंने बोला वो क्लियर है आपको। एंड इसको अजाइल इसके लिए बोलते हैं, अजाइल का मतलब है कि आप छोटे छोटे पार्ट में अपने प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट करेंगे और इसको आप अपने वे में डायनेमिक कर सकते हैं। मतलब पहले स्प्रिंट में सपोज मैं वाटरफॉल फॉलो कर रहा हूँ पहला पार्ट बनाने के लिए, ठीक है, और सेकेंड स्प्रिंट या सेकेंड प्रोजेक्ट का पार्ट बनाने के लिए आई माइट फॉलो वी मॉडल। अगेन थर्ड के लिए आई माइट बी फॉलोइंग वाटरफॉल एंड फोर्थ के लिए आई माइट बी फॉलोइंग वी मॉडल। सो ये आपको अजाइल आपको ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है। So, सो इसके बाद यस, so here, what does Scrum mean? Like daily Scrum, स्क्रम yeah. इज स्क्रम इज द टाइप ऑफ एसडीएलसी। जैसे हम लोगों ने इंक्रीमेंटल इटरेटिव अप्रोच फॉलो किया है वैसा ये स्क्रम भी एक टाइप है। और वहां पे हम लोग अजाइल, अजाइल मतलब डायनेमिक डेवलपमेंट फॉलो करेंगे, स्टैटिक मॉडल फॉलो नहीं करेंगे। मतलब अगर मुझे लगता है कि कहीं पे डिजाइनिंग में ज्यादा टाइम देना है तो वो मैं करूंगा, कहीं पे डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम देना है तो वो मैं करूंगा, कहीं पे मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें मैंने रीयूज की है तो वो टाइम पे वहां पे मैं टेस्टिंग में ज्यादा टाइम अलॉट कर दूंगा। तो जैसे हम लोग के पास वाटरफॉल है, इंक्रीमेंटल है, इटरेटिव है, स्पाइरल है, टाइम बॉक्स मॉडल है, वैसा ही वी हैव वन टाइप ऑफ एसडीएलसी मॉडल जिसका नाम है स्क्रम। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका टाइप था एसडीएलसी में, टाइप्स ऑफ एसडीएलसीज में। ओके सो हाँ ये हम सर। लोग पास, हाँ टेल मी। सर तो फिर डेली स्क्रम क्या बैठा है? मतलब if the scrum as such is just the name of the model, so daily डेली scrum स्क्रम would नहीं mean है ये, what? डेली स्क्रम नहीं है, दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक, ये डेली स्प्रिंट है। अच्छा, ओके। या ये स्पेलिंग मिस्टेक है, डेली स्क्रम नहीं आएगा, डेली स्प्रिंट आएगा। मतलब ये मैंने जो वीकली प्लान्स मेरे बनाए हैं वो डेली अच्छा। बेस पे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। जैसे अगर मैंने बोला है कि ओके इन 4 वीक्स आई सपोज टू फिनिश वन सब्जेक्ट और उसके लिए मैंने 30 लेक्चर्स अलॉट किए, ठीक है, इन 1 मंथ आई सपोज टू फिनिश वन सब्जेक्ट और उसके लिए मैंने 30 लेक्चर्स अलॉट किए, मतलब पर डे एक लेक्चर होगा। तो पर डे जो एक लेक्चर होगा उसके अंदर मेरा उस दिन का सिलेबस या उस दिन का पोर्शन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग डेली स्प्रिंट से फॉलो करेंगे। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये स्क्रम नहीं आएगा, ये स्प्रिंट आएगा, डेली स्प्रिंट। ओके सर, सो इट्स लाइक अ गिविंग अ फीडबैक काइंड ऑफ कि हमारे आज के दिन में हम लोग ने इतना हाँ, कवर किया है, वी हैव मेट आवर डेडलाइंस। या सो हम ओके लोगों ने 30 दिन का जब हम लोगों ने अगर वो टास्क अगर ऑन टाइम कंप्लीट किए तभी तो मंथली टास्क हम लोग का अचीव हो पाएगा ना। सो डेली यस। आपके टारगेट्स अगर छोटे छोटे टारगेट्स अगर अचीव होते हैं तो फिर ये वीकली एंड मंथली टारगेट्स कंप्लीट हो पाएंगे। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। डेली टारगेट्स हम लोग के अचीव हो रहे कि नहीं वो हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ओके सर। या। हाँ, थैंक यू। सो यहाँ पे एडवांटेज क्या दिया है, डिक्रीज टाइम रिक्वायर्ड टू अवेल सम सिस्टम फीचर। डिसएडवांटेज क्या है, स्केलेबिलिटी बहुत बार हम लोग को हैम्पर करता है, बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी आ गया, बहुत ज़्यादा हम लोग का प्रोजेक्ट कहीं पे हम लोग को पता नहीं कहाँ पे स्टॉप करे या कौन सी चीज़ हम लोग अभी के लिए ऐड ना करें। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, कंटिन्यूअस इनपुट्स आपको क्लाइंट के साइड से मिलते रहेंगे, ये आपका एडवांटेज हो गया, बराबर है। तो गेस वर्क नहीं चलेगा, क्लाइंट जो बता रहा है वो हम लोग बना रहे हैं और वही सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग उसको हैंड ओवर भी कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, एबिलिटी एंड कोलेब्रेशन ऑफ कस्टमर टू एक्सप्रेस यूजर नीड्स, ये आपको होना चाहिए। अगर कस्टमर जो है उसके पास ये इनफ नॉलेज ही नहीं है कि एग्जैक्टली exactly उसको क्या चाहिए, देन दिस विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम। द एंड रिजल्ट इज हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, एडवांटेज हो गया वो। नाउ आप जब इतने टुकड़ों में इतने टाइम लेके कुछ एक चीज बना रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग, यूजेबिलिटी यहाँ पे मिनिमम हो जाता है, मतलब हर एक चीज हम लोग खुद से ही बना रहे हैं। ओके, टेस्ट लेवल्स। अब टेस्टिंग लेवल्स, आई होप कि वापस मुझे ये टेस्टिंग लेवल्स पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने सब्जेक्ट स्टार्ट किया तब से बहुत बार किया है, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट। यूनिट टेस्ट हो गया, यूनिट टेस्ट के बाद इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन के आप में आपके दो टाइप के टाइप्स रहेंगे, बराबर है।
सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, कंपोनेंट इंटीग्रेशन एंड सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, बराबर है, वो आएगा। एंड टेस्टिंग ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस सिस्टम लाइक मोबाइल और लैपटॉप, ये दोनों के बीच में मैं इंटीग्रेट करके चेक करूंगा वो दोनों साथ में कैसे काम कर रहा है। एंड बाय द वे यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन में टॉप डाउन एंड बॉटम अप वाला अप्रोच आएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। देन सिस्टम लेवल आएंगे, सिस्टम लेवल के अंदर आपके तीन टाइप आएंगे, फंक्शनल, ऑपरेशनल एंड सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी टाइप ऑफ टेस्टिंग विल कम इन सिस्टम टेस्ट। फंक्शनल टेस्ट, क्या क्या फंक्शन है वो हम लोगों ने बताया, वो ऑपरेट कैसे करेंगे, है ना, वो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है वो देखेंगे हम लोग, अगर एरर आ रहा है तो क्या हो रहा है वो देखेंगे हम लोग, और उसके बाद में लास्ट आएगा कितना वो सिक्योर है, एंड पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी मतलब अगर मैं चाहिए वहां पे यूज कर पा रहा हूँ कि नहीं। Now, what is more, system test will also investigate the non-functional requirement, ये भी इसमें आएगा, like quality attributes. System test typically includes following types of test, like GUI test, बराबर है। GUI test में हम लोगों ने क्या बोला, आपका सॉफ्टवेयर कितना सिंपल है यूज करने के लिए, यूजर फ्रेंडलीनेस कितना है, बराबर है। सो जैसे मैंने बोला कि ऑपरेशनल टेस्ट, तो ऑपरेशनल में कौन से ऑपरेशन इजीली हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे है ना। देन अगर पोर्टेबिलिटी है तो जो चीज मुझे कंप्यूटर पे दिख रहा है, लैपटॉप पे दिख रहा है, वही सेम चीज मोबाइल पे दिख रहा है या। यूजेबिलिटी टेस्ट आएगा। रिग्रेशन टेस्ट मैंने ऑलरेडी बोला है, रिग्रेशन टेस्ट का मतलब क्या रहेगा, कोई एक कंपोनेंट में कोडिंग में कहीं पे अगर हम लोगों ने चेंज किया है तो फिर वो पार्ट तो हम लोग मैन्युअल टेस्ट करेंगे, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट बाकी के जो मॉड्यूल्स है उसको भी आपको रीटेस्ट करना पड़ेगा ना, कि यहाँ पे चेंज करने की वजह से उसमें कोई निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे मॉड्यूल्स उसके ऊपर डिपेंडेंट सारे मॉड्यूल्स को आपको रीटेस्ट करना पड़ेगा, और वो जो रीटेस्टिंग होगा सारे मॉड्यूल्स का उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन टेस्ट। और वो टाइम पे बहुत बार फिर हम लोग मैनुअल की जगह पे ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल यूज करते हैं। परफॉर्मेंस कैसा होगा, एरर हैंडलिंग कैसे होगा, मेंटेनेंस टेस्ट आएगा, कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट आएगा, लोड टेस्ट आएगा, एक साथ अगर जैसे अगर मैंने बोला कि एक साथ 1000 लोग अगर आ रहे हैं तो क्या होगा, सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। सो आप देखो ये सब जो है ना वो सिस्टम टेस्ट के अंदर ही मेनली इंटीग्रेट होता है, इनकॉर्पोरेट होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और लास्ट में आएगा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के अंदर तो हम लोग के दो टाइप्स जो है वो हम लोग को पता है, यूजर एक्सेप्टेंस आएगा, ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस एंड अल्फा बीटा आएगा। यूजर एक्सेप्टेंस, रेडी है कि नहीं आपका सॉफ्टवेयर। ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस, टेस्टिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द सिस्टम बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। बैकअप रिस्टोर प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो रिकवरी कैसे कर रहा है, यूजर मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, मेंटेनेंस टास्क कौन से फॉलो करेंगे हम लोग, ये सारी चीजें हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेंगे, और उसके बाद अल्फा बीटा टेस्ट आएगा। ओके, टेस्ट टाइप्स, देन Uh, टारगेट ऑफ टेस्टिंग या। so what's the difference between user acceptance and alpha beta testing? ये जो है ना, ये सिर्फ हम लोग यहाँ पे वो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया हुआ है, अल्फा बीटा अगर हो रहा है, बीटा टेस्ट हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ये उसमें सेटिस्फाई होता ही है। हाँ तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग, हाँ, सो वो अलग से यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे अलग से वो एक एडेड पॉइंट डाल दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। okay sir. हाँ, सो दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अल्फा बीटा ओनली। सो इन शॉर्ट एग्जाम में यहाँ पे उन्होंने वो तीन अलग पॉइंट्स बताया, बट फॉर राइटिंग एक्सेप्टेंस टेस्ट आई कैन डायरेक्टली से कि एक्सेप्टेंस के अंदर वी हैव अल्फा एंड बीटा। Yes sir. क्योंकि ऑफ कोर्स अल्फा एंड बीटा करूंगा तो उसके अंदर ये सारे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कवर होते हैं। हाँ sir. ओके, टेस्ट टाइप्स, टारगेट टेस्टिंग अगेन सेम है। फंक्शनल टेस्ट क्या होगा, फंक्शनल टेस्ट में जो भी फीचर्स है वो सारे हम लोग टेस्ट करेंगे, उस पर इनपुट डालेंगे, एग्जामिन करेंगे उसका आउटपुट, आपने जो टेस्ट डॉक्यूमेंट्स बनाया उसके हिसाब से वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड जो फाइनल रिजल्ट है वो मैच हो रहा है कि नहीं। तो फंक्शनल ensures that the requirements are properly satisfied by application. This type of testing is not concerned with how processing occurs, but rather क्या रिजल्ट जनरेट होगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा इस पे, बराबर है। इट स्टिमुलेट्स एक्चुअल सिस्टम यूसेज बट डज नॉट मेक एनी सिस्टम स्ट्रक्चर अजम्पशन। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, मतलब इंटरनल आर्किटेक्चर का नॉलेज नहीं है। टेस्टिंग बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड टेस्टिंग बेस्ड ऑन बिजनेस सिनेरियो। रिक्वायरमेंट, मैंने 50 फंक्शन बोले थे, वो 50 फंक्शन यहाँ पे हुए कि नहीं उसके लिए हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे।
बिजनेस सिनारियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ इट्स गोइंग टू परसीव विथ आवर बिजनेस, हाउ इट्स गोइंग टू एक्चुअली हेल्प आवर बिजनेस, और मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है. सो आइडेंटिफाई द फंक्शन, क्रिएट इनपुट डेटा, जैसे हम लोग टेस्ट टेबल्स में बताते हैं, डिटरमाइन द आउटपुट बेस्ड ऑन दोज, एग्जीक्यूट दोज टेस्ट केस, एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को कंपेयर करो, वो ही आ रहा है. नॉन फंक्शनल में रिलायबल कितना है, एफिशिएंसी कितना है, पोर्टेबिलिटी कितना है, मेंटेनेंस आप टेस्ट करेंगे उसके लिए क्या है, बेसलाइन टेस्टिंग क्या होगा, ये सारे नॉन फंक्शनल आ गए. सो नॉन फंक्शनल बहुत सारे आएंगे. स्ट्रेस टेस्ट हम लोग देखेंगे, लोड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग प्रॉपर करते रहो सो दैट आपका प्रोजेक्ट कोई दूसरा यूज करेगा तो उसको भी पता होना चाहिए. सिक्योरिटी टेस्ट कितना होगा, अगर फेलियर आ रहे हैं तो रिकवरी कैसे हो रहा है, बैकअप कहाँ पे रख रहे हैं, ये सारे नॉन फंक्शनल आएंगे. अब उसके बाद में इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग एंड लोकलाइजेशन टेस्टिंग. मतलब अगर मैं इंडिया में अगर ये सेम सॉफ्टवेयर अगर ऑपरेट करूंगा तो उसके हिसाब से कस्टमाइज फंक्शंस जो हम लोगों ने डाले हैं वो वहाँ पे विजिबल है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ओला अगर यूएस में वर्क करेगा तो वहाँ पे वो सिर्फ कैब सर्विस प्रोवाइड करेगा. जब वो मुंबई में वर्क कर रहा है तो मुंबई में जब अगर हम लोग उसको सपोज विरार टू अगर बैंड्रा तक अगर देख रहे हैं तो वो टाइम पे वो रिक्शा सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है. बैंड्रा के आगे इट वॉन्ट प्रोवाइड यू रिक्शा सर्विस. दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ अ टेस्टिंग, जहाँ पे प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन आपके फंक्शंस जो है वो चेंज होते जाएंगे ऑन द सेम सॉफ्टवेयर. ठीक है. लोकलाइजेशन का मतलब वही है भाई, मैं कैब जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ के बहुत सारे लोग, तो आप रिक्शा को भी वहाँ पे ऑप्शन दे दो, जो एक बहुत पॉपुलर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है यहाँ का. सो आपने अपने ऐप को लोकलाइज किया. इंटरनेशनलाइजेशन के मतलब वहाँ के लोगों के कल्चर के हिसाब से आप उसके अंदर चेंजेस करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे. देन मेंटेनेंस टेस्ट, 4 टाइप के मेंटेनेंस मैंने ऑलरेडी आपको बताया. दोज 4 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस कौन से रहेंगे, विच 4 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस आर देयर, सी ए पी स्क्वायर. कौन से आएंगे जल्दी बताओ. सी ए पी स्क्वायर मतलब प्रिवेंटिव, परफेक्टिव, अडेप्टिव, करेक्टिव. यस. सो करेक्टिव टेस्ट होगा, प्रिवेंटिव होगा. सो सबसे पहले हम लोग का करेक्टिव मेंटेनेंस आएगा, एरर या बग्स फिक्स करना. उसके बाद में सेकेंड आपका आएगा अडेप्टिव टेस्ट, मतलब नए एनवायरनमेंट को आप कितना इजीली अडॉप्ट कर सकते हो, वो पॉइंट पे हम लोग फोकस करेंगे. उसके बाद में थर्ड में हम लोग किस पे फोकस करेंगे, थर्ड पे आपका फोकस होगा ऑन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिकॉशनरी मेजर लेना, जिससे फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम के अगेंस्ट हम लोग कुछ प्रिकॉशनरी मेजर ले सके. एंड फोर्थ जो आएगा, फोर्थ विल गोइंग टू दैट इज परफेक्टिव मेंटेनेंस. कोई एक चीज जो प्रॉपर नहीं थे पहले, अभी आप उसको और प्रॉपर करेंगे. सो दैट्स इट. ये आपका क्वेश्चन बैंक है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का. वो जो मैंने पीडीएफ दिया उसके साथ में नहीं था, तो ये अलग से यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है. देखो, दिस इज द क्वेश्चन बैंक फॉर यूनिट 2. ये आपका क्वेश्चन बैंक है फॉर यूनिट 1. ठीक है. सो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये चैप्टर 2 का पेज नंबर 52 से आपका क्वेश्चन बैंक चालू होता है, और चैप्टर 2 का पेज नंबर 51 तक हम लोगों ने ये आपका चैप्टर 2 डिस्कस कर लिया. सो वी आर डन विथ यूनिट 2 and now we will be starting with unit 3. Okay, so unit 3 of SQA, software quality analysis. अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ हम लोगों ने पॉइंट्स जो चालू किए वो यूनिट टेस्ट से किए, बिकॉज उसी के ऊपर वापस हम लोग का टॉपिक जा रहा है. Excuse सो me, sir. यूनिट टेस्ट. यस. Sir, is it okay if we take a 5 minutes break? Okay, we can just do some quick discussion in between. Okay, no problem. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट में डिस्कस नहीं करा रहा हूँ आपको, लेकिन हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. आपको मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ, आप खुद से ट्राई करो. ठीक है. आई जस्ट गिव यू स्मॉल एक्सरसाइजेस लाइक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. आई होप आपने कभी सुना रहेगा. एक्चुअल जो बाउंड्री के वैल्यूज रहते हैं ना, उसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं. और वो कौन से रहेंगे, अगर आप देखेंगे बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग के अंदर एक डायग्राम आपको याद रखना है. सम थिंग्स, फ्यू थिंग्स जो आपको याद रखना है, वो कुछ मैं आपको बताते जाता हूँ. ओके, विल टेक 2 minutes ब्रेक. चलो बाद में कंटिन्यू करते हैं.
Okay, so let's continue. In our unit 3, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट जो दिया है इन यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्ट क्या होता है ये हम लोग को पता है। अब यूनिट टेस्ट के अंदर ये वाला पॉइंट मैं आपको वापस नहीं बता रहा हूँ, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस यूनिट टेस्टिंग वाला पॉइंट जो यूनिट 2 में भी किया था। वी सपोज टू स्टार्ट विद दिस पार्ट, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। एक डायग्राम बताता हूँ, ध्यान से देखना। What we mean by boundary value analysis. As you can see in this diagram, this is what we mean by boundary value analysis and equivalence partition. ये दोनों वर्ड्स साथ में चलते हैं, याद रखो। कोई एक इंडिविजुअली काम नहीं करता है, दिस बोथ गो हैंड इन हैंड। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मतलब बाउंड्री के वैल्यूज जो है ना उसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि वही वैल्यूज आप एंटर कर रहे हैं कि नहीं। लेट्स सपोज यहाँ पे ये वाला देख लो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, पासवर्ड जो है, पासवर्ड फील्ड शुड बी बिटवीन 4 to 28 कैरेक्टर सपोज, बराबर है। तो अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, इफ द पासवर्ड इज लेस देन समथिंग एंड ग्रेटर देन समथिंग, सो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी इनवैलिड, बराबर है। सो यहाँ पे मैंने बाउंड्री वैल्यू ऐड किया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पासवर्ड कैरेक्टर आपका लेस देन 4 कैरेक्टर है या ग्रेटर देन 4 कैरेक्टर है तो वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। एंड 4 to 28 के बीच में है तो ही वो वैलिड कंसिडर होगा। सो वो मैंने बाउंड्री डिफाइन किया और उसके साथ में अब मैं यहाँ पे पार्टीशन करूंगा, कौन से वैलिड इनपुट्स रहेंगे, कौन से इनवैलिड इनपुट्स रहेंगे उसके लिए। सो ये आपका इक्विवेलेंस पार्टीशन हो गया। मतलब पहले अगर आपको पता चला कि एग्जैक्टली आपका बाउंड्री कहाँ पे है, कौन सा लिमिट है, तो वो टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि ओके दिस इज आवर लिमिट, ठीक है। और ये हम लोगों का लिमिट है, इसके अंदर कोई वैल्यू आएगा तो वो आपको प्रॉपरली चेक करना है। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, रिक्वायरमेंट फॉर अ पासवर्ड फील्ड फ्रॉम एड यूजर मॉड्यूल विंडो ऑफ एडमिन, पासवर्ड फील्ड कैन नॉट बी शॉर्टर देन 4 एंड लॉन्गर देन 28 कैरेक्टर्स। तो ये क्या है, मैं चेक करूंगा बेसिकली कि आप जो पासवर्ड एंटर कर रहे हैं ना वो पासवर्ड आपका 4 कैरेक्टर से बड़ा ना हो, सॉरी, it should not be less than 4 characters and it should also not be greater than 28 characters, ये हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ में उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि अगर इफ इट इज लेस देन 4 कैरेक्टर्स देन इनवैलिड होगा, इफ इट इज ग्रेटर देन 4 कैरेक्टर्स तो भी इनवैलिड पार्टीशन होगा। सो यहाँ पे हम लोग इनपुट भी सिमिलर टाइप का डाल के बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करते हैं। और उसी को जब आप पार्टीशन करके एग्जैक्टली बता दोगे कि आपको, अगर मैं बोल रहा हूँ कि पासवर्ड फील्ड अगर 2 कैरेक्टर का रहेगा, इट इज फील्ड बिकॉज दैट इज एन इनवैलिड डेटा। अगर आपका पासवर्ड जो है वो यहाँ से 4 to 28 के बीच में है देन दैट इज द वैलिड डेटा। अगर आपका पासवर्ड साइज अगर इतना बड़ा है देन अगेन दैट इज अ इनवैलिड डेटा, तो उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसे ही कुछ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली बता देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं कि ओके ये यहाँ से ये नंबर्स के बीच में अगर कोई डेटा आ रहा है देन दैट इज द वैलिड, इसके आगे या इसके नीचे का कोई वैल्यू आ रहा है दैट इज इनवैलिड। सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो भी लोगों को अगर मैं हायर कर रहा हूँ या सपोज मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ, तो सपोज इफ योर मार्क्स आर इन दिस रेंज 25 50 75 देन दैट्स वैलिड, इससे कम है इनवैलिड, इससे ज्यादा है स्टिल दैट इज इनवैलिड। सो ऐसे हम लोग बता सकते हैं। या फिर हम लोगों ने टिकट का एग्जाम्पल लिया था, इफ यू रिमेम्बर। let's take an example of जॉब। तो जॉब के लिए मैं यहाँ पे अगेन एक पार्टीशन बता सकता हूँ। पार्टीशन कैसे बताएंगे, आई गिव यू वन एग्जाम्पल कि मल्टीपल पार्टीशंस भी हो सकते हैं कभी कभी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में। सो यहाँ पे इफ यू नोटिस इन So, बाउंड्री वैल्यू, या so in boundary value analysis using like we set a boundary and using that equivalence partitioning, we actually set the valid and invalid criteria. ऐसा है? हाँ 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 हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। देखो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में आई हैव प्रोवाइडेड अ कंडीशंस हियर, ठीक है। नाउ माय कंडीशंस क्या है,
we are providing two types of jobs. First is part-time job, and condition is age should be between 16 to 18. ठीक है, ये फर्स्ट है. देन उसके आगे नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, सेकेंड जो मैं बता रहा हूं, सेकेंड इज फॉर फुल टाइम जॉब. फुल टाइम जॉब में हम लोग क्या बोल रहे हैं, एज शुड बी बिटवीन 18 टू सपोज 60 ईयर्स. नाउ यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्ट टाइम के लिए जो आपका कंडीशन है वो क्या है, इट शुड बी 16 टू 18 ईयर्स. मतलब इफ लेस देन 16 अगर आता है, लेस देन 16 इज इनवैलिड एंड greater than 60 is also invalid. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने क्या बता दिया कि अभी मैंने यहाँ पे ऐड किया कि ओके हम लोग दो टाइप के जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट टाइप का जॉब क्या है, पार्ट टाइम जॉब है. पार्ट टाइम जॉब हम लोग किसको प्रोवाइड करेंगे, जिसका एज 16 टू 18 के बीच में. 16 टू 18 के बीच में मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा इसके लिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 16 एंड लेस देन इक्वल टू 18. याद रखो, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर मेरा एज 17 ईयर्स एंड 11 मंथ्स तब तक यहाँ पे वैलिड हो. जैसे ही मेरा एज अगर 18 हो जाएगा, सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18. ओके, यहाँ पे भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा. दिस इज द कंडीशन, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड लेस देन 60 ईयर्स. तो वो टाइम पे दैट पर्सन इज वैलिड फॉर फुल टाइम जॉब. अगर उसका एज 60 या उससे बड़ा है देन इज इनवैलिड या नॉट एलिजिबल फॉर फुल टाइम जॉब. तो अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी का एज अगर 59 ईयर्स एंड 11 मंथ्स है, तो भी रहे हो तो एक महीने के बाद तो वो इनवैलिड कंसिडर हो जाएगा. तो यहाँ पे आप कंडीशन कैसे डालेंगे, ये आपके बाउंड्री के वैल्यूज हो गए कि अब अगर मैंने कंडीशन रखा है कि अगर किसी का एज अगर 60 ईयर्स है ना, देन ही इज नॉट एलिजिबल बिकॉज वो रिटायरमेंट एज हो गया, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ. तो अगर कोई ये कंडीशन के बेस के ऊपर वो क्या कर रहा है, वो अभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है, वो जब अप्लाई कर रहा है वो टाइम पे आपका उसका आई मीन वो पर्सन का एज कितना है, 59 ईयर्स एंड 11 मंथ्स. तो अब देखो कि अगर मैं उसको एक महीने का ट्रेनिंग दे रहा हूँ तब तक में वो रिटायर हो जाएगा. तो मतलब क्या हो गया ये पर्सन को रख के. सो ये टाइम पे आपको यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आपको बताएगा कि बाउंड्री के कौन से वैल्यूज आप ऐड करेंगे, तो वो टाइम पे वो पर्सन को आपको अलाउ करना है या नहीं करना है. लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे अगर किसी का एज अगर 17 ईयर्स एंड 11 मंथ्स है, वो टाइम पे मैं उसको पार्ट टाइम जॉब के लिए अलाउ कर रहा हूँ. एक महीने के बाद इफ इट टर्न्स 18 ईयर्स, तो वो टाइम पे तो फुल टाइम के लिए अप्लाई करेगा. सो पार्ट टाइम के लिए रख के मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि पार्ट टाइम के लिए तो वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही है. लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन विल वर्क, क्योंकि पार्ट टाइम के बाद में वही सेम एम्प्लॉय को हम लोग फुल टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे दिस कंडीशन इज नॉट एलिजिबल बिकॉज अगर मैं किसी को एक महीने के लिए जॉब पे रख रहा हूँ और सेकेंड मंथ इज विल बी रिटायरिंग फ्रॉम द सर्विसेज, सो यहाँ पे हम लोगों को इसको लेना ही नहीं है. यहाँ पे हम लोग इसको ले सकते हैं क्योंकि ये पार्ट टाइम से फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस पर्सन विल स्टेज विद अस. सो यहाँ पे आपको अभी सॉफ्टवेयर में ये कंडीशन ऐड करना है कि जब अगर पार्ट टाइम के लिए कोई एक आ रहा है और वो बाउंड्री के वैल्यू अगर एंटर करेगा तो उसको हम लोग पार्ट टाइम के लिए अलाउ करेंगे. एंड बाद में जब उसका एज अगर 18 या 18 से ऊपर हो जाएगा तो हम लोग उसको फुल टाइम जॉब ऑफर कर देंगे. बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो एकदम रिटायरमेंट के एज पे आके फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, जिसको रख के मतलब नहीं है बिकॉज इन 1 और 2 मंथ्स ही विल बी रिटायरिंग, तो वो टाइम पे इसको हम लोग अलाउ ही नहीं करेंगे. सो यहाँ पे मैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में क्या डालूंगा, अगर किसी का ईयर्स, इफ एनी पर्सन एज इज ग्रेटर देन 60, या फिर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली इफ आई मेंशन इफ समवन्स एज इज greater than
59 years and 6 months, तो मतलब अभी वो 6 मंथ्स में उसका रिटायरमेंट का एज आएगा, तो उसको अलाउ मत करो। गेटिंग? न्यू जॉब के लिए अगर ऑलरेडी वो जॉब पे है तो 60 के बाद ही वो रिटायर होगा, लेकिन अगर न्यू अपॉइंटमेंट अगर करना है तो मैं यहाँ पे ये वाला कंडीशन ऐड कर सकता हूँ। गेटिंग? अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको क्या बोला कि अगर किसी का एज अगर 60 है, 60 से कम है, तो उसको अलाउ करो। अब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में या फिर हम लोग जो इनवैलिड पार्टीशन है ना, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, वैलिड पार्टीशन एंड इनवैलिड पार्टीशन। सो अगर मैं बोलता हूं इफ एज, एज अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, फर्स्ट पार्टीशन क्या रहेगा, इफ एज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 16 years, तो ये कौन सा होगा, इनवैलिड पार्टीशन होगा। बराबर है? देन नेक्स्ट में मैं बोलूंगा एज ग्रेटर देन 16 एंड लेस देन इक्वल टू 18 का कंडीशन क्या आएगा, एज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे 18 से कम वाले को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। सो आई से ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड लेस देन 60 years। एंड नेक्स्ट पार्टीशन क्या आएगा, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड लेस देन इक्वल टू 100, उसके ऊपर किसी का एज नहीं होगा। सो दिस वन इज इनवैलिड, ये वाला वैलिड होगा बट फॉर पार्ट टाइम, ये वाला वैलिड होगा बट फुल टाइम के लिए, एंड दिस वन विल बी अगेन इनवैलिड। सो ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट बाउंड्री के वैल्यू ऐड करेंगे। मतलब जब मैं टेस्ट करूंगा ये कंडीशंस को, सो आई विल बी पुटिंग अ कंडीशन कि अगर मेरा एज, अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा कंडीशन क्या है, ये देखो, ये कंडीशन में अगर थोड़ा सा भी फर्क हुआ ना, अगर मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 16 लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा, और यहाँ पे लेस देन 16 लिख दिया, मतलब लेस देन 16 मतलब किसी का एज अगर 15 years एंड 1 month है, सो वो लेस देन 16 में आएगा। ग्रेटर देन 16 मतलब आपका सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो क्या पकड़ेगा, ग्रेटर देन 16 के बाद कौन सा नंबर आता है वो पकड़ेगा ये। आई होप समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जब मैं इक्वल टू डाल रहा हूँ मतलब वो 16 और 17 दोनों नंबर्स कंसिडर करेगा। सो आप देखो कि एक कंडीशन में अगर मैं कहीं पे कुछ चेंजेस कर रहा हूं तो वो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ऑन द लाइव सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे बाउंड्री के कंडीशंस ऐड करके चेक करेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे रिएक्ट करेगा, इनको वो अलाउ कर रहा है कि नहीं। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि किसी का एज जो है, आज रात को 12 बजे उसका बर्थडे है, तो आज अगर वो पार्ट टाइम के लिए अगर अप्लाई कर रहा है, सो आज हम लोग उसको अलाउ कर रहे हैं, लेकिन आज अगर वो फुल टाइम के लिए अप्लाई करेगा देन वी आर नॉट अलाउिंग। लेकिन अगर वो 12 o'clock के बाद में अगर अप्लाई करेगा देन वी आर अलाउिंग दैट पर्सन। सेम वे 60 का मैंने क्या बोला कि आप देखो, अगर मैं कंडीशन जो लिखा है ना उसके हिसाब से अगर आप उसका एज अगर लेस देन 60 है तो आपको उसको अलाउ करना चाहिए। लेकिन आप अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बाउंड्री कंडीशन अगेन चेंज होगा। एज पर दिस कंडीशन मैं क्या बोलूंगा, अगर किसी का एज अगर 59 years एंड 11 months है देन अलाउ दैट पर्सन फॉर फुल टाइम जॉब। लेकिन कंपनी क्या बोलेगा कि भाई अगर मैं इतने बड़े पर्सन को, किसी को अगर मैं जॉब पे रख रहा हूं तो मैं अगर उसको ट्रेनिंग दूंगा उसमें मेरे 15-20 days निकल जाएंगे, 10 दिन वो काम करेगा उसके बाद तो रिटायर हो रहा है। सो ऐसे पर्सन को भी हम लोग क्यों रखे। गेटिंग? सो ये क्या हो गया, दिस इज योर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड इक्विवेलेंस पार्टीशन। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बाउंड्री के वैल्यूज जब आप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी आपको पता चलेगा कौन सा इक्वल पार्टीशन है, कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड पार्टीशन है। और अगर वो वैलिड पार्टीशन है तो किसके लिए, इनवैलिड है तो किसके लिए, और कहां से इनवैलिड चालू होगा, ये सिंपली हम लोग को पता चलना चाहिए। तो देखो अब अभी अगर मैं अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो इनवैलिड के अंदर अगेन ये जो इनवैलिड पार्टीशन है ना, इसके अंदर और एक पॉइंट आ जाएगा कि जिसका एज 59 years एंड 6 months है।
बिकॉज मैं किसी को अगर रख रहा हूँ तो एटलीस्ट वो 6 मंथ्स के लिए तो मेरे साथ काम करे। तो मैं क्या करूंगा, अगर किसी का एज अगर 59 years एंड 6 मंथ्स उससे उस ज्यादा है तो मैं उसको अलाउ ही नहीं कर रहा हूँ फुल टाइम के लिए भी। अगर इससे कम है देन आई एम अलाविंग, तो उसको मैं वैलिड कंसिडर करूंगा एज पर द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अगर मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा तो एटलीस्ट ही शुड वर्क विथ मी फॉर 6 मंथ्स। तो अगर मैं ऐसे कोई पर्सन को अलाउ कर रहा हूँ जिसका 59 years एंड 6 मंथ से कम एज है, तो वो एटलीस्ट मुझे पता है कि वो 6 मंथ्स के लिए तो मेरे साथ रहेगा, तो मैं ट्रेनिंग के ऊपर जो उसके ऊपर इन्वेस्ट करूंगा वो तो एटलीस्ट मुझे रिटर्न मिलेगा। गेटिंग। सो यहाँ पे ये बाउंड्री वैल्यू में देखो, अगेन ये बाउंड्री का कंडीशन मेरा चेंज होगा। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ 60 years, लेकिन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंडीशन चेंज हो रहा है। सो आई होप बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मतलब बाउंड्री के एकदम पॉइंट के वैल्यूज डालो। और वो पॉइंट या बाउंड्री के वैल्यू कैसे रहेंगे, तो इक्विवेलेंस पार्टीशन के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि बाउंड्री या पॉइंट के वैल्यू कौन से रहेंगे। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन। और यहाँ पे आपको वही सेम चीज बताया हुआ है, बाउंड्री ये आपका बाउंड्री का वैल्यू है, ये आपका बाउंड्री का वैल्यू है। और ये हम लोगों ने बाउंड्री वैल्यू कैसे बनाया, बाय पार्टीशनिंग आर डेटा इनटू वैलिड एंड इनवैलिड। तो दो कंसेप्ट साइमल्टेनियसली साथ में चलते हैं। और ये जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बोलेंगे हम लोग या इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग बोलेंगे, दैट इज द टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इंटरनली आपने क्या कोड किया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज आई विल बी एडिंग और आई विल बी पुटिंग बाउंड्री वैल्यूज हियर। बाउंड्री के पॉइंट के वैल्यूज डाल के मैं चेक करूंगा कि हाउ योर सिस्टम बिहेव्स। और उसमें अगर कुछ बग्स या कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो हम लोग चेक करेंगे। सो यहाँ पे बग्स या प्रॉब्लम क्या आ सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने ये नोटपैड में देखा, तो यहाँ पे बग या एरर क्या आएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा। यस, प्रॉब्लम क्या आ सकता है, मैंने एज जो डाला वो मेरा एज के हिसाब से आई एम एलिजिबल फॉर पार्ट टाइम, बट अभी मैं फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अब आप देखो कि अगर किसी का एज अगर 18 years से कम है ना, तो ही उसको मैं पार्ट टाइम के लिए ऐड कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं उसको फुल टाइम के लिए ही कंसिडर करूंगा। तो अगर किसी का एज अगर 17 years 11 months एंड 29 days है, एक दिन के बाद वो 18 years का हो रहा है, तो वो टाइम पे वो फिर भी पार्ट टाइम के लिए एलिजिबल है। और उसको मैं क्या करूंगा, अभी पार्ट टाइम के लिए रखूंगा और एक आध दो दिन में बाद में मैं उसको फुल टाइम एम्प्लॉय में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये टाइम पे हम लोग अगर कोई एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं जिसका एज नेक्स्ट 1 मंथ या 1 वीक में ही अगर 18 years हो रहा है, देन दिस विल बी वैलिड। दिस इज ओके फॉर कंपनी। लेकिन यहाँ पे दिस कंडीशन इज नॉट ओके फॉर कंपनी कि मैं किसी को हायर कर रहा हूँ और वो दूसरे दिन वो रिटायर हो रहा है या आफ्टर 1 वीक ही विल बी रिटायरिंग। सो दैट इज नॉट वैलिड। सो आप समझो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, और उसके साथ में हम लोग कंपनी के क्या स्टैंडर्ड या क्या रूल्स है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बाउंड्री के कंडीशंस टेस्ट करेंगे और उसके हिसाब से आपका पार्टीशनिंग में चेंजेस होगा। ठीक है, Now, Uncle, एनी डाउट फॉर दिस, सर एनी? यस। सर नॉट द डाउन पार्ट बट ऊपर जो आपने एक्सप्लेन किया था wherein you have written it has to be greater than 16 and less than 60 वाला, वो हाँ वाला जो पार्ट है, in that like you have made two bifurcations, one is part time job and one is full time job. तो हाँ अभी हम लोग in general we'll be putting the limit as 16 and 60 और we'll put two bifurcations only कि 16 and 18 एक bifurcation है and 18 and 60 एक bifurcation है। हाँ, ऐसा यहाँ पे हम लोगों ने करेंगे कि यस दो पार्टीशन हम लोग रखेंगे ना, एक पार्ट टाइम के लिए हम लोगों ने मेंशन किया है, एक फुल टाइम के लिए मेंशन किया है। तो वो हाँ दो पार्टीशन जो है वो मेरे यहाँ पे आ गए, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये बताना है कि ये दो छोड़ के कौन सा डेटा आपका इनवैलिड होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि 16 के नीचे का इनवैलिड है और 60 के ऊपर का इनवैलिड है। हाँ सर। हाँ सर तो और फिर अगर हम लोग 16 और 18 का क्राइटेरिया देखेंगे, मतलब हाँ विद इन 16 to 18, तो फिर हाँ उस केस में 18 एंड 60 भी तो इनवैलिड हो जाएगा ना, मतलब उसके केस में पार्ट टाइम विद के लिए रिगार्ड्स ना। टू 16 एंड 18 द क्राइटेरिया ऑफ 18 to 60 विल आल्सो बिकम इनवैलिड। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी आएगा। मतलब यहाँ पे मैं इसके नीचे फिर और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करूंगा, यहाँ पे सॉरी, हाँ सर। here I'll add one more point for that, yeah. अच्छा याद दिलाया। सो अगेन आई विल राइट यहाँ पे दिस वन इज इनवैलिड फॉर फुल टाइम।
and this is invalid for पार्ट टाइम जॉब. ऐसा वापस इसमें भी बाइफोकेशन ये वे में आएगा. तो अगेन इसके अंदर वापस ये देखो, ये दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट्स, जहां पे कि हाँ पार्ट सर. टाइम के लिए ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, और फुल टाइम के लिए ये वैलिड है, ये वाला इनवैलिड है. सो हाँ अगेन सर. वो बाइफोकेशन आएगा. यस, गुड पॉइंट. So we will actually focus only on the concrete boundary which is given to what we are looking at, right? हाँ, तो वो जो बाउंड्री हम लोग डिफाइन करेंगे, बाउंड्री कैसे डिफाइन किया, पार्टीशन करके यहाँ पे पार्टीशन कर दिया ना. दिस इज द पार्टीशन, दिस इज द इक्विवेलेंट पार्टीशन. इसको मैं यहाँ पे लाइन बना दूंगा. अभी नोटपैड में मैं बना नहीं पा रहा हूँ, बट आई विल बी कन्वर्टिंग दिस इनटू 4 कॉलम्स. दिस इज माय फर्स्ट कॉलम ऑफ माय टेबल, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, दिस इज फोर्थ कॉलम. तो ये मैंने पार्टीशन कर दिया बाउंड्री डिफाइन करके. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय इक्विवेलेंस पार्टीशन, जहाँ पे मैंने बाउंड्री बता दिया. यहाँ से वैलिड डेटा चालू होगा, यहाँ से इनवैलिड होगा, यहाँ पे वैलिड होगा, ये इनवैलिड होगा. And sometimes it might possible this is invalid for full time, this is invalid for part time. So ये वे Okay. में आपका पार्टीशनिंग होगा. या Okay. ठीक है. हाँ सर. any other person, any other doubts? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाले. आपको जब आप टीवाई का प्रोजेक्ट करते हैं और उसमें अगर आप देखेंगे ना, जब मैं अगर टेस्टिंग करता हूँ आपका सॉफ्टवेयर, अगर मैं टेस्ट करूंगा ना, तो मैं भी वहां पे टेस्टिंग में मैं ये नहीं आपको बोलूंगा लाइक अगर आपने भी अगर कोई जॉब के लिए या ऐसा कोई डेटा एंटर किया है ना, तो वहां पे आई विल बी ऑल्सो टेस्टिंग योर सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन दिस बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ओनली, नॉट बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग अ सिंपल डेटा और आउटपुट चेक करेंगे. अगर आपका जॉब टाइप का अगर सिस्टम है, सो मैं वहां पे ये नहीं बोलूंगा कि ओके जस्ट फाइल वन एप्लीकेशन एंड चेक करो कि हाँ वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं. मैं ये बोलूंगा बाउंड्री के वैल्यू ऐड करो और आई विल गिव यू दोज बाउंड्री वैल्यू एंड देन विल टेस्ट कि वो बाउंड्री वैल्यू के ऊपर वो आपका सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है. और अगर उसके ऊपर अगर आपका सिस्टम प्रॉपर बिहेव करता है, मतलब आपने एक्चुअल में मेहनत किया, आपने एक्चुअल में आपका सॉफ्टवेयर पे वो क्वालिटी है. सो क्वालिटी जज करने का दिस इज वन ऑफ द मेन वे. हाउ कैन आई से कि वेदर द क्वालिटी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर इज प्रॉपर और नॉट विद द हेल्प ऑफ दिस. Sir. यस. Sir, in iterative, there was one of the disadvantages which said that partishing the functions and features might be problematic. Why so in iterative? बिकॉज बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक फीचर्स या फंक्शन कोई एक मॉड्यूल या सब मॉड्यूल के मैंने ये इटरेशन में डाल दिया. एंड फॉर एग्जांपल इफ वी हैव सिमिलर टाइप, जैसे अभी हम लोग बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में देख रहे थे. सो सपोज देयर वेर 2 फंक्शंस या फीचर्स फॉर पार्ट टाइम जॉब एंड 2 फंक्शंस फॉर फुल टाइम जॉब. तो अभी मैंने क्या किया, एक जो इटरेशन बना रहा हूँ उसमें आधा मैं ये मॉड्यूल बना रहा हूँ, आधा मैं फुल टाइम वाला बना रहा हूँ. सो दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, दिस इज क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन समटाइम्स कि मैं आधे फंक्शंस या फीचर्स ये मॉड्यूल के ऐड कर रहा हूँ ये पार्ट के, और आधे फीचर्स में ये पार्ट के ऐड कर रहा हूँ. एंड देन नेक्स्ट इटरेशन में वापस मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो पार्ट टाइम वाले जॉब के कौन से फंक्शंस या फीचर्स मैंने मिस आउट किए थे लास्ट इटरेशन में, दैट आई विल बी एडेड इन न्यू इटरेशन. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसके कौन से मिस आउट किए थे वो, और वो इटरेशन में मैं जो इनवैलिड वाला थर्ड पार्ट पे काम कर रहा हूँ उसके भी फंक्शंस ऐड करना है. सो दिस क्रिएट्स अ हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन बिटवीन कि ओके ये वाले फंक्शंस ये मॉड्यूल के मिस आउट हो गए थे, वो मैं ये इटरेशन में डाल रहा हूँ. सेकंड मॉड्यूल के ये वाले फंक्शंस मिस आउट हो गए थे, वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ. एंड थर्ड पार्ट तो ऑलरेडी मैं बना ही रहा हूँ. सो इटरेटिव में ये प्रॉब्लम होता है. Okay, sir. हाँ. Any other person, any other doubts? Okay. If no doubts, then we'll stop today's lecture here.